हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। तो हम लोग फिर से आ गए हैं आज मैथ्स के लेक्चर के साथ, और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है और इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये तो हम लोग एक एक करके देखेंगे वीडियोस में। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स और फर्स्ट एक्सरसाइज को, राइट। तो लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाना भी हमने सीखे हुए थे। तो व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? अब यहाँ पे दिखता होगा टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या? जो हम लोग अननोन्स इस्तेमाल करते हैं ना, जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन तैयार करना है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होंगे, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स यूज़ होंगे। और लीनियर बोला है यहाँ पे, लीनियर मतलब हमने सीखा हुआ है, लीनियर मतलब डिग्री हमेशा जो है वो 1 होना चाहिए। वेरिएबल्स का डिग्री हमेशा जो है वो 1 होना चाहिए। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स यूज होंगे और जिसका डिग्री हमेशा 1 होगा, हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, 1 से कम भी नहीं चलेगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, 1 ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं लीनियर इक्वेशन के। 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। तो ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने लीनियर इक्वेशन पे, जहाँ पे ये दो वेरिएबल्स हैं x और y, हर केस में है ना, x और y ये दो वेरिएबल्स हैं जिनका डिग्री हर बार 1 है। तो इन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स माना जाएगा। इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है, एक रूट हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो ये है कुछ एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल्स को यूज़ किया और हर बार डिग्री 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और डिग्री 1 है, उसको लीनियर बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वो क्या है मैं लिखता हूँ यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इक्वल टू c और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका लिखने का। या तो ax प्लस by प्लस इक्वल टू c, ये ax और by और ये c, उसमें x और y तो वेरिएबल्स है, ये जो a b c है वो कुछ भी कॉन्स्टेंट्स है। a b c के जगह पे कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं, राइट। जैसे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर देख पाओगे तुम लोग, ax प्लस by इक्वल टू c माने कांस्टेंट होता है, राइट, उसको वेरिएबल नहीं होता है ना। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड हैं, देख पाते होंगे तुम लोग। ax प्लस by इक्वल टू c, पहले x फिर y इक्वल टू के बाद c, पहले x फिर y इक्वल टू के बाद c, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। या फिर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों में से कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ax प्लस by इक्वल टू c। आया समझ में? तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझा है, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, जिसका डिग्री 1 हो, उसको लीनियर कहते हैं। जिसके ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, राइट। अब लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमको, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है हमको, उन्हें सॉल्व करना है अलग अलग तरीक़ों से। ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट
एक्सरसाइज पे। उससे पहले अगर तुम लोगों को लिखना है तो तुम लोग लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन लिख सकते हो। एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद हाईएस्ट डिग्री वन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, और उसके जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो तुम लोग लिख सकते हो। स्क्रीन पॉज कर लो, फटाफट से लिखो तो हम लोग आगे बढ़े फिर, है ना। फटाफट से ये काम कर लो। तो अब तक तो स्क्रीन पॉज करके लिख ही लिया होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ यहाँ से और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज जो है लीनियर इक्वेशंस का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उस पे, तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक रिवीजन एक्सरसाइज की तरह है। देखो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Okay, वो कहता है कि 7 साल पहले मैं 7 times था तेरे जितना उस वक्त पे, है ना। तो क्या कहा गया है, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times, 7 साल पहले मेरा एज 7 बारी तेरे एज जितना था, मतलब उस वक्त पे जो तेरा एज था उसका 7 बारी मेरा एज था, ऐसा वहां पे कहा गया है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल आगे, आई शैल बी 3 times as old as you will be। अभी से 3 साल अगर आगे जाएंगे तो मेरा एज तेरे एज के 3 times होगा, है ना। 3 साल के बाद जो भी तेरा एज होगा उसका 3 times मेरा एज होगा। तो क्वेश्चन समझो, पहले कंडीशन में कहा है 7 साल पहले मेरा एज 7 times होगा तेरे एज का, है ना। 7 साल पहले वाला एज जो उसका भी होगा उसके डॉटर का, उसके एज का 7 times आफ्ताब का एज होगा। और दूसरे कंडीशन में बोला है अभी से 3 साल अगर आगे जाएंगे तो मेरा एज 3 times होगा तेरे एज का, है ना। मतलब उसका कौन सा एज, 3 साल आगे वाला एज, उसके डॉटर का जो भी 3 साल आगे वाला एज होगा ना, उसका 3 times आफ्ताब का एज होगा। तो इस तरीके से बोला है। इधर भी बोला है उसके डॉटर का 7 times आफ्ताब का एज होगा, लेकिन उसके डॉटर का कौन सा एज, जो 7 साल पुराना होगा। 7 years ago बोला है ना। ऐसे सुनने में बहुत कंफ्यूजन लगता है, लेकिन करते समय बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। चलो शुरू करते हैं फिर। अब आगे बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब इक्वेशंस तैयार करना है, वो हो गया एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट करना है, बेहद आसान, ध्यान दो। तो मैं लिखता हूं let आफ्ताब्स एज बी, आफ्ताब्स एज लिखने से अच्छा लिखो आफ्ताब्स प्रेजेंट, तो ज़्यादा सही होगा। प्रेजेंट एज बी x years, उसके बाद लिखो his daughters प्रेजेंट एज बी y। तो मैंने दोनों वेरिएबल्स फिक्स करे हैं। मैंने अल्ताफ बोल दिया मैं। आफ्ताब का जो एज है वो x कंसीडर कर लिया है, और डॉटर्स एज जो है मैंने y कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। तो x years y years लिखना जरूरी है, राइट। तो उसके बाद बढ़ते हैं पहले कंडीशन पे या पहले स्टेटमेंट पे, समझना है बात को। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Okay, no problem। 7 साल पुरानी बात है ये। 7 years ago, बात कहाँ पे चली गई, 7 साल पीछे चली गई। तो मैं लिखता हूँ as per फर्स्ट कंडीशन, है ना। फर्स्ट कंडीशन कहता है 7 years ago, 7 साल पीछे। अगर मैं अभी से 7 साल पीछे जाऊंगा तो मेरा एज 7 साल कम होगा। मान लो अभी किसी का भी एज मान लो 10 है,
तो 7 साल पहले उसका एज 3 होगा, 7 साल पीछे जाएंगे तो 7 साल कम होगा ना एज उसका। तो वैसे ही ये लोग अगर 7 साल पीछे जाएंगे तो इनका एज 7 साल कम होगा। एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से बढ़िया तरीके से। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज अगर x है तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 कम होगा। जो भी किसी का भी एज आज है 7 साल पीछे जाएंगे तो उसका एज 7 साल बस कम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं 7 years ago आफ्ताब्स एज वॉस x माइनस 7, उसका प्रेजेंट एज x है, 7 साल पीछे जाएंगे तो x माइनस 7 years हो जाएगा। उसके बाद डॉटर्स एज वॉस, डॉटर का एज भी 7 पीछे हो जाएगा तो 7 years पीछे जाएगा तो कम हो जाएगा ना 7, y माइनस 7 years। तो दोनों को 7 साल पीछे बेच दिया है। 7 साल पहले आफ्ताब का ये एज, डॉटर का ये एज। अब आफ्ताब कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मेरा एज जो था वो 7 टाइम्स था जो तेरा एज उस वक्त था। आफ्ताब कह रहा है माई एज वॉस, स्टेटमेंट को तोड़ के समझते हैं। 7 years ago I was मतलब आफ्ताब वॉस, तो आफ्ताब का एज जो था 7 years ago वो था x माइनस 7, वॉस मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। एज ओल्ड एज यू वर देन मतलब एज ओल्ड एज डॉटर वॉज देन। तो डॉटर कितना है, y माइनस 7 है ना। तो आफ्ताब्स एज वॉज 7 टाइम्स डॉटर्स एज। सिंपल, समझ में आ गया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू, ये 7 ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7, 7 7 सा 49 है ना। अभी मुझे एक चीज इन लोगों ने बोली है, अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली करो। कभी भी कोई भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग y को हमेशा सब्जेक्ट बनाते हैं। कभी भी कोई भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उसको y में कन्वर्ट करते हैं, उसमें y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो y को सब्जेक्ट बनाना है मतलब y को अलग करना है, y को अलग करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करेंगे देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 49 उधर भेजेंगे तो प्लस 49। y को अलग करूंगा मैं, ग्राफ बनाना है मतलब y को अलग करूंगा हमेशा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये क्या होगा 49 माइनस 7 हो जाएगा। 49 माइनस 7 कितना होता है 42। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 42 इक्वल टू 7y, 7 को नीचे भेज दो, x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल्स टू y। ये पहला इक्वेशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, है ना। ग्राफिकली तो बाद में करेंगे। दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी 3 साल आगे भेजना है दोनों को, है ना। ये सेकेंड कंडीशन है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा 2 कंडीशंस दिए होंगे, कितने वेरिएबल्स है उतने कंडीशंस दिए होंगे, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स है इसलिए 2 कंडीशंस कंपलसरी होंगे। तो मैं लिखता हूँ एज पर सेकेंड कंडीशन कहते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। हाँ सॉरी, हाँ तो एज पर सेकेंड कंडीशन कहते हैं ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब गाड़ी जा रही है 3 साल आगे। अब मेरा एज आज जितना भी है, अगर मैं 3 साल आगे जाऊंगा तो मेरे एज में +3 हो जाएगा। मान लो किसी का एज 20 है तो 3 साल के बाद कितना होगा +3, 23 एग्जैक्टली राइट। तो 3 साल के बाद आगे जाएंगे तो बस एज 3 साल प्लस हो जाएगा। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 साल के बाद क्या होगा x + 3, 3 आगे हो जाएगा बस। तो मैं लिखता हूं आफ्ताब्स एज विल बी x + 3
यस। और उसके डॉटर का एज कितना होगा? डॉटर्स एज विल बी y+3, राइट। 3 साल आगे जाएंगे दोनों। अब वो कहता है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब कहता है मैं तेरे एज का 3 times हो जाऊंगा उस वक्त पे। तो आई शैल बी मतलब आफ्ताब x+3 है, शैल बी का मतलब इक्वल टू हुआ यहाँ पे 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, राइट। 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी मतलब डॉटर्स एज, ठीक है। तो ये क्या होगा? x+3 इक्वल टू 3 into y, 3y, 3 into 3 9 हो जाएगा। मैंने बोला क्योंकि मुझे ग्राफ भी बनाना है आगे, तो मैं क्या करूंगा? y को सब्जेक्ट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? x+3 +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा इक्वल्स टू 3y। अब इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूं, तो x+3 -9 -9 में से 3 माइनस करोगे 6 बचेगा। ग्रेटर नंबर साइन जो है 3 और 9 में से ग्रेटर 9 है, उसका साइन अगर माइनस है तो ग्रेटर नंबर का साइन इस्तेमाल करेंगे, तो ये x-6 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 3y। 3 को अगर नीचे भेजूंगा तो x-6/3 इक्वल टू y। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस तैयार कर लिए हैं, है ना। तो इनको बोलेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो इक्वेशंस मैंने तैयार किए हैं ये हो गए अपने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आना है ना। तो तुम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस इज दिस एंड दिस, ये दोनों लिख देना। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। अगर याद होगा तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग करते थे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, चाहिए तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। मैं लिखता हूँ टेबल फॉर इक्वेशन 1। किस तरीके का टेबल बनाते हैं? x y, ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, x y x, y। अब पहले इक्वेशन के लिए सोचना है हमको क्या करना है, x के जगह पे अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करने हैं जिसपे y के अलग अलग वैल्यूज मुझे मिलेंगे। ऐसे 3 बारी करना है ओवरऑल, और मुझे क्या करना है 3x के और 3y के अलग अलग वैल्यूज ढूंढने हैं। अब वैल्यूज वही सिलेक्ट करूंगा मैं जो रिप्रेजेंट करने में आसान हो, कोई बड़े वैल्यूज सिलेक्ट नहीं करने हैं, फिजिबल वैल्यूज सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो x के मैं अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करूंगा जिसपे y के मुझे अलग अलग आंसर्स मिलते रहेंगे। और सोच समझ के करना है ये चीज़, सोच समझ के करना है ये चीज़, है ना। तो x के जगह पे मैं पहला वैल्यू रख सकता हूँ 1। अगर मैंने x के जगह पे 1 रखा तो माइंड में कैलकुलेट करो, 1 + 42 43, 43/7 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 1 मत लो। जनरली ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करो जिसपे पूरा डिवीजन अच्छे से हो जाए और मुझे कुछ इंटीजर्स मिले, है ना, डेसिमल्स नहीं मिले। x के जगह पे 2 रख के देखो तभी भी डिवीजन नहीं होगा, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, डिवीजन नहीं होगा, 6 रख के देखो, डिवीजन नहीं होगा, 7 रख के देखोगे तो डिवीजन होएगा। अगर x के जगह पे मैंने 7 रखा तो 7 + 42 49। अगर 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 आता है। x के जगह पे क्या रखा था मैंने? x के जगह पे मैंने रखा था 7। अगर x के जगह पे मैंने 7 रखा तो 7 + 42 49। 49 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। वो 7 किसका वैल्यू होगा? y का वैल्यू होगा, तो y भी 7 आ गया। तो x, y क्या हुआ? 7,7, है ना। 2 से 3 वैल्यूज कंसीडर करने होते हैं, कोई स्कूल में 2 बोलेंगे, कोई स्कूल में 3 बोलेंगे, सब चलेगा, है ना। अब दूसरा वैल्यू सोचो, है ना, क्योंकि पहला 7 पे आया
x का पहला 7 लिया था तो ये कंप्लीटली सॉल्व हुआ ना, तो 7 का टेबल ही लेते चलो, x के जगह पे 14 ले लो, x के जगह पे 14 ले लो, तो 14 प्लस 42 देखो कितना होगा, 14 प्लस 42 देखो कितना होगा, 56 हो जाएगा, है ना। 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 8 होगा, डिवाइड हो रहा है ना। मैंने क्या बोला, x का पहला आंसर क्या लिया हमने, पहला क्या लिया, कंसिडरेशन 7 लिया, 7 पे ये सॉल्व हुआ था, तो 7 का टेबल ही लेते चलने का। 7 के बाद 8 लोगे तो नहीं होगा, 9 लोगे तो नहीं होगा, सीधा 14 पे ही होगा। जो भी पहला लेते हो ना उसका टेबल लेते चलो यहाँ पे, ये समझ में आया। तो फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि हमने बोला 14 ले लेते हैं, है ना। x के जगह पे अगला हम लोग 14 ले लेते हैं, तो 14 प्लस 42 56 हो जाएगा ना। अगर x के जगह पे मैंने 14 लिया तो 14 प्लस 42 56 हो जाएगा। 56 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 8 होगा। अभी ये पूरा सॉल्व होके 8 बन गया, वो किसका वैल्यू है, y का, है ना। 14,8 है ना। हम लोग एक दो ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, अपने ऊपर है। मैं यहाँ पे 2 ही लेता हूँ, वैसे भी थर्ड लिखने की जगह मेरे पास है नहीं। तो ये टेबल 1 बन गया। अब लिखते हैं टेबल फॉर इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 6/3 ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x कॉमा y। फिर से शुरू करते हैं। x के जगह पे 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ स्कूल्स में क्या बोलते हैं, x एक एज है तो 0 नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राफ का आंसर हमेशा करेक्ट आता है, चाहे नेगेटिव लो, चाहे नहीं लो, चाहे 0 लो, चाहे नहीं लो, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि x नेगेटिव नहीं ले सकते या 0 नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं जानता हूँ x एक एज है, x एक एज है, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो x की जगह पे 0 लेना मतलब ऐसे कुछ या नेगेटिव लेना पॉसिबल होगा नहीं। लेकिन ग्राफ पे सोल्यूशन वो ही मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। हम लोग नेगेटिव लेंगे मतलब सोल्यूशन नेगेटिव आएगा, ऐसे नहीं है। हम लोग 0 लेंगे मतलब सोल्यूशन जो होगा वो 0 होगा, ऐसे नहीं है। वो आगे चल के पता चलेगा आगे एक्सरसाइज में। तो 0, 1, -1 ले सकते हैं एक्चुअली में, है ना। अगर यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी बोला जाता है ऐसे कुछ टीचर से कि मत लो, ऐसे कुछ नहीं होता है। सोल्यूशन वही मिलता है अपने को जो दोनों केसेस में x और y को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। x के जगह पे 1 रख के देखो, 1 - 6 -5 होगा। 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, कुछ भी रख के देखो, काम नहीं करेगा। x की जगह पे 0 रख के देखो, काम बनेगा, है ना। लेकिन अगर 0 नहीं रखना है तुम लोगों को तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कोई नंबर हम लोग ढूंढते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग रख के देखो। मैं बोलता हूँ मैं x के जगह पे 9 रखूँगा। x के जगह पे अगर मैंने 9 रखा तो 9 - 6 3 डिवाइड बाय 3 1। x के जगह पे अगर मैंने 9 रखा है तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 3/3 1 हो जाएगा। तो आंसर मिला 9,1, है ना। तो 9 का टेबल ही लेते चलो। अभी मैंने 9 लिया था ना, अगला अच्छा 9 का टेबल लोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए यहाँ। तो तुम लोग एक काम करो, एक सिंपल सा शॉर्ट सा मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखो पहला आंसर मुझे किस पे मिला, 9 पे मिला। उसमें 3 ऐड करो या 3 माइनस करके ले लो अगला वाला x, है ना। अगर x को मुझे जानना है, अच्छे से समझना है कि अगला x कैसे लूँ बिना टाइम वेस्ट करे हुए, फर्स्ट तो ढूंढना पड़ेगा ही। फर्स्ट एक बार मिल गया तो जो डिनोमिनेटर होता है इक्वेशन का वो ऐड करके अगला लो या सबट्रैक्ट करके अगला लो। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे पहला कंडीशन मिल गया है और दूसरा मुझे बिन सोचे फास्ट और तेज करना है तो मैं कैसे लूंगा दूसरा, पता है। जो डिनोमिनेटर है इक्वेशन का वो x के नंबर में ऐड कर दो या सबट्रैक्ट कर दो। मैं ऐड करता हूं, डिनोमिनेटर 3 है तो 9 में अगर 3 ऐड करूंगा तो अगला x का वैल्यू कितना आएगा, 9 + 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 12 रखोगे तो 12 - 6/3 2, ये पूरा सॉल्व होकर 2 हो जाएगा जो कि मेरे y का वैल्यू बन जाएगा। तो ये 12,2 हो गया।
समझा? कभी भी अगर डिनोमिनेटर हो ना और पहला हमको मिल चुका है तो अगला कैसे लिखते हैं पता है? जो पहला मिला है ना उसमें ये डिनोमिनेटर या तो ऐड कर दो या तो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। जैसे मुझे यहाँ पे 7 मिला था पहले, डिनोमिनेटर अपना क्या था 7, तो उसमें ऐड करा 7 + 7, अगला मैंने 14 ले लिया, मेरा सम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया था। अब इस वाले कंडीशन में पहले मैंने 9 लिया है, डिनोमिनेटर ऐड कर दो 9 + 3, अगला मैंने x 12 लिया, सॉल्व भी हो गया, है ना। तो कभी भी डिनोमिनेटर हो ना और पहला वाला मैंने ढूंढ लिया है तो दूसरा वाला कैसे ढूंढेंगे? जो पहला वाला ढूंढा है x, उसमें डिनोमिनेटर ऐड करके दूसरा x कंसीडर करो, सम सॉल्व होगा। आया समझ में? तो ये दोनों मैंने टेबल्स बना है, अब इन दोनों का ग्राफ भी मुझे बनाना है। एक्चुअली मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बचा है, तो एक काम करो, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने वो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आगे सिखाऊंगा तो दोनों स्क्रीनशॉट लेने के बाद, मतलब जो आगे सिखाऊंगा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एक साथ तुम लोग बैठ के बुक में लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हटता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे ग्राफ बना दूँ। तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। तो यहाँ पे मैं ये रब करता हूँ और इसके जगह पे ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। अभी ग्राफ के लिए सभी के पास ग्राफ बुक होना चाहिए। इन केस क्योंकि लॉकडाउन है और ग्राफ बुक नहीं है तो नोटबुक में ही तुम लोग क्या करो, पेंसिल और स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पे मार्किंग लेके अच्छे से बना लो, और कोई ऑप्शन तो अभी है नहीं अपने पास। ठीक है, तो मैंने बना लिए हैं एक्सिस, इसको बोला जाएगा एक्स एक्सिस, इसको बोला जाएगा वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन होता है ओरिजिन। क्योंकि मेरे जो नंबर्स हैं वो है 7, 14, 9, 12 बड़े नंबर्स है, तो मैं क्या करता हूँ 2-2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं हम लोग, एक जो यूनिट होगा वो 2 ईयर्स का लेंगे, है ना। एक जो यूनिट होगा वो 2 ईयर्स का ले लेंगे। तो इसको मैं बोलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे सब निगेटिव आएंगे, -2, -4, -6, -8, -10, नीचे नेगेटिव आएंगे, -2, -4, -6, -8। आई होप सबको पता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, राइट। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला है 7, 7, है ना, x भी 7, y भी 7, उन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा। x 7 मतलब क्या होगा पता है, 6 और 8 के ठीक बीचों बीच होगा 7, और y पे भी 7 मतलब 6 और 8 के बीचों बीच होगा 7। तो हमको क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है 7, 7 ना, तो x का 7 और y का 7 दोनों के बीच में पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, है ना। ये होगा अपना पॉइंट 7, 7। अभी तुम लोगों के पास तो ग्राफ बुक होगा या स्केल पेंसिल वगैरह होगा, मेजरमेंट्स परफेक्ट होंगे। ये एक्यूरेट नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। 7, 7 तो आ गया। दूसरा है 14, 8, है ना। x पे 14, y पे 8, उन दोनों का पॉइंट प्लॉट, उन दोनों के बीच पॉइंट प्लॉट करना है। x का 14, y का 8, तो ये 14 और 8 ना, देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, उन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं। ये बन गया अपना 14, 8। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों से एक लाइन बस पास कर देना है। तो कैसे लाइन पास होगा इन दोनों के बीच, देखो इस तरीके का कुछ लाइन पास हो जाएगा।
एकदम बीचों बीच पास करना लाइन। सभी के पास स्केल पेंसिल है और हाथों के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देना। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन क्या था, ये बताया था ना, x + 42/7, वो तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब दूसरा क्या है, टेबल 9(1) है पहला, x9 y1। x9 मतलब 8 और 10 के बीच में होगा 9, है ना। और y पे 1 मतलब 0 और 2 के बीच में होगा। तो ये 1 और ये 9, इन दोनों के बीच में मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा है 12(2), x पे 12, y पे 2, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो अब इन दोनों से मुझे एक लाइन बनाना है, इन दोनों से मुझे एक लाइन बनाना है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आया समझ में? तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, है ना। दोनों लाइंस के ऊपर उनका रिप्रेजेंट करो इक्वेशन जो भी है, इसका इक्वेशन इसके ऊपर लिखो, इसका इक्वेशन इसके ऊपर लिखो। यहाँ पे स्केल लिखो। स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ईयर्स लिया था ना अपन ने, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ईयर्स स्केल लिखो। तो इस तरीके से एक ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तुम लोगों को पेंसिल स्केल वगैरह से नीट और टाइडी बनाना है। आई होप सबको ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझा होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो।